बीए पार्ट सेकंड में आपका टॉपिक है गेहूं का। बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट बुक है अपनी संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में अपन अध्ययन कर रहे थे चावल का। चावल के लिए क्या है, सबसे पहले जो खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाने वाला जो है खाद्यान्न है, जो मनुष्य उसको खाने के रूप में प्रयोग में लेता है। उसी तरीके से क्या है, पहले जिस तरीके से चावल का अपन ने विस्तार किया है, मैंने आपको चावल के बारे में पहले समझाया कि ये खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में उसकी आवश्यक दशाएं बताई। फिर क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के अंदर कितने प्रतिशत पाया जाता है। फिर इसका विस्तार है, कितना फैला है, कौन से देश क्या है आयात करते हैं, कौन से निर्यात करते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, कौन कौन से जो प्रथम स्थान पे कौन है, सेकंड स्थान पे कौन है। तो ये सारी चीजें हैं, अपन फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपकी सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट हो गई है। सेकंड यूनिट में आपका पहली फसल थी चावल की, आज सेकंड फसल है आपकी गेहूं की। तो आपका जो सेकंड यूनिट में से क्वेश्चन जो आते हैं, तो लगभग आपकी फसलों में से एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार। कभी तो क्या है, एक साल जैसे गेहूं पूछ लिया, एक साल आपका चावल पूछ लिया, एक साल आपका मक्का पूछ लिया। तो इस तरीके से क्या है, हर बार क्या होता है, जो फसलें होती हैं, चाहे वो व्यापारिक फसलें हों, उसमें आपका चाय है, गन्ना है, कपास है, इनका उत्पादन पूछ लेते हैं। विश्व के संदर्भ में किसी भी फसल का की आवश्यक दशाएं दर्शाते हुए उसका विश्व वितरण है वो समझाइए। तो इस तरीके से सेकंड यूनिट में आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है वो बनता है। तो पहला तो आपका कौन सा हो गया, चावल हो गया, जिसके बारे में विस्तार से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद में मैंने मैपिंग में उनको दर्शा दिया है कि कौन कौन से देश हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, इसके गौण भाग कौन से हैं, प्रमुख भाग कौन से हैं। तो इस तरीके से क्या है, फसलों का वितरण है वो आपकी सेकंड यूनिट में चलेगा। तो आज अपन अध्ययन करेंगे गेहूं का। जिस तरीके से आपका जो चावल है वो एक खाद्य फसल के रूप में काम में आती है, उसी तरीके से आपका जो चावल के साथ में मत्स्य पड़ा था वो भी आपके खाद्य फसल के रूप में, खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाती है। तीसरा सबसे बड़ी खाद्यान्न जो फसल है दूसरी, वो आपकी गेहूं है। देखो, गेहूं के लिए कहा जाता है कि ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा माना जाता है। जैसे गेहूं के लिए क्या कहा गया, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्या है, पौधा है, वैसे ही गेहूं आपका क्या है, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, ये माना जाता है। अधिकतर आपकी जो शीत ऋतु जब स्टार्ट होती है उसमें क्या है, गेहूं है वो उत्पादित की जाती है, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है उस समय क्या है, इसको काट लिया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। तो गेहूं के लिए क्या है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आवश्यक दशाएं हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी दशाओं के अंदर गेहूं का पौधा है या गेहूं है वो उगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं। गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं, ठीक है। पहली आवश्यक दशा है तापमान। गेहूं का जब फसल है बोई जाती है उस समय जो गेहूं का जो तापमान, गेहूं के लिए तापमान है वो कैसा होना चाहिए, बोते समय कैसा होना चाहिए, काटते समय कैसा होना चाहिए। तो इसके तापमान में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चावल है, चावल की फसल के लिए क्या है, तापमान है वो 21 से क्या है, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वैसे ही क्या है, गेहूं के पौधे के लिए भी क्या है, तापमान की अगर बात करते हैं तो बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे वो विकास करता है तो 10 से 16 डिग्री सेल्सियस
तापमान चाहिए होता है। और जब वो क्या हो जाता है, अंकुरित होकर पक जाता है, तो उसमें क्या है, तापमान में वृद्धि होने लग जाती है। तो पकते समय उसको क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है तापमान की आवश्यकता होती है। और जो आसमान होता है वो मेघ रहित होना चाहिए, धूप क्या होनी चाहिए, मेघ आपका मेघ रहित क्या है आसमान, और धूप युक्त क्या होना चाहिए आपका जो खुला है आसमान, उस तरीके से क्या है इसमें आवश्यक दशाओं के रूप में देखने को मिलना चाहिए। तो बात कर लेते हैं तापमान की। गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। जब वह उग जाता है तो विकास की अवस्थाओं के अनुसार 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। और जब वो पूरा पक जाता है तो उस समय क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पकते समय होना चाहिए। मेघ रहित आसमान, आकाश व वर्षा इस समय नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है आपका तापमान कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो तो क्या है, गेहूं को बोते समय जब वो धीरे धीरे विकास करता है तो 10 से 16, पकता है उस समय क्या है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, और आकाश क्या है, मेघ रहित होने चाहिए, और धूप युक्त होना जरूरी है। धूप भी क्या है, अच्छी खिली होनी चाहिए, धूप युक्त होना चाहिए। क्योंकि जब पकता है तो पकते समय क्या होता है, तापमान की क्या है जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से क्या है आपका तापमान की जरूरत होती है, किसके लिए, गेहूं के पौधे के लिए। अगर बात करते हैं गेहूं के पौधे के साथ में, तो आपके गेहूं के लिए अगर बात करते हैं तो आपका जो वर्षा है, वर्षा के लिए दूसरा पॉइंट है आपका वर्षा। वर्षा क्या है आपके 30 से 40 डिग्री सेंटीमीटर अगर बरसात हो रही है तो वहां पे क्या है, सिंचाई करके क्या किया जा सकता है, वहां पे वर्षा की जो कमी है उसको पूर्ति की जा सकती है। वैसे तो क्या है 30 से 75 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, आपकी वर्षा है वो होनी चाहिए। लेकिन क्या है, अगर 40 सेंटीमीटर जहाँ पे बरसात हो रही है वहां पे क्या होता है, सिंचाई के द्वारा क्या किया जा सकता है, उत्पादन है वो किया जा सकता है, बीज अंकुरित किया जा सकता है आपका। और वर्षा होती है जो शरद ऋतु के अंदर वर्षा होती है वो क्या होती है आपकी बहुत ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। लेकिन पकते समय क्या है, वर्षा नहीं होनी चाहिए। पकते समय अगर वर्षा होगी गेहूं के पौधे पे तो आपके जो रोग है वो लग जाता है, रतुआ और चेपा जो रोग होता है गेहूं का वो क्या हो जाता है, गेहूं के पौधे के लग जाता है। तो दूसरी आवश्यकता है वर्षा। वर्षा की अगर बात करते हैं, गेहूं के लिए वर्षा 30
से 75 सेंटीमीटर वर्षा, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर किसी क्षेत्र में 40 सेंटीमीटर वर्षा हो तो वहां सिंचाई के द्वारा गेहूं की फसल उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आपकी सिंचाई के अंदर, तो अगर क्या है शरद ऋतु के अंदर क्या होती है, बरसात होती है, तो वो गेहूं के लिए क्या है, लाभदायक मानी जाती है। जैसे भारत के अंदर सर्दी की ऋतु में जो बरसात होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, मावठ का नाम दिया जाता है। तो अगर वो बरसात सर्दी के अंदर क्या है दिसंबर जनवरी में होती है, तो वो क्या होती है, गेहूं के फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। लेकिन पकते समय अगर बरसात हो गई तो गेहूं के पौधे के क्या लग जाता है, रोग लग जाता है। जैसे चेपा रोग है, ये क्या है, रोग के रूप में क्या है, गेहूं के पौधे को लग जाते हैं, जिसके कारण जो आपका गेहूं की फसल है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर नुकसान पहुंचता है। तो दूसरी बात क्या है, फसल के पकते समय वर्षा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गेहूं की फसल के रोग लग जाता है, जैसे चेपा। ठीक है, चेपा और चेपा के साथ में क्या है, रतुआ, चेपा और रतुआ, ये क्या है, गेहूं की फसल के क्या है, रोगों के नाम है। अगला है मिट्टी। अगला तीसरा कारक कौन सा है, मिट्टी का। ये समझ में आ गया होगा। मिट्टी, तीसरी आवश्यक दशा है मिट्टी। देखो, गेहूं की फसल के लिए अगर कहा जाता है तो ये क्या है, गेहूं का पौधा लगभग कौन सी मिट्टी के अंदर होता है, आपका दोमट और काप मिट्टी जो होती है उसमें क्या है, अच्छी मात्रा के अंदर क्या हो जाता है, जो नदियों का डेल्टाई क्षेत्र होता है वहां पे गेहूं का जो उत्पादन होता है वो अधिक किया जाता है। लेकिन गेहूं की फसल ऐसी फसल है जो आपका क्या है, बलुई मिट्टी में भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी में भी इसको उगाया जा सकता है, या आपकी क्या होती है, जो काली मिट्टी होती है, जो सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है, काली मिट्टी के अंदर भी क्या है, इसका उत्पादन है वो किया जा सकता है। किसका, गेहूं का। तो कौन कौन सी मिट्टी हो गई, सबसे अच्छी मिट्टी काप या दोमट मिट्टी मानी जाती है, लेकिन गेहूं बलुई, चीका प्रधान व
लाभदायक मानी जाती है। क्योंकि आपकी काली मिट्टी की अगर बात करते हैं तो काली मिट्टी के अंदर जीवाश्म एवं नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा है वो पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? काली मृदा की अगर बात करते हैं तो काली मृदा में जीवांश व नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या है? मृदा है वो गेहूं के लिए क्या होती है? उपयोग आवश्यक दशाओं के अंदर मानी जाती है। दूसरा है आपका गेहूं धरातल। फोर्थ पॉइंट है धरातल का। धरातल है वो कैसा होना चाहिए? देखो, चावल के लिए अगर अपन ने पढ़ा तो धरातल कैसा होना चाहिए? समतल भूभाग होना चाहिए, जिससे क्या है वहां पे क्या है चारों तरफ या तो थोड़ा खड्डा कर देते हैं, उसके चारों तरफ दीवार से बांध देते हैं मिट्टी की, जिससे क्या है वहां पे पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन क्या है, गेहूं की फसल के लिए इतनी वर्षा की, इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के अंदर क्या है, जो आपके जो ढाल युक्त जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो सके, क्योंकि पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा वहां पे गेहूं की फसल है वो नष्ट हो जाती है। ज्यादा पानी है वो गेहूं को नहीं चाहिए होता है। 75 सेंटीमीटर तक की जो बरसात होती है उसमें क्या है गेहूं का उत्पादन है वो किया जा सकता है। तो इस तरीके से गेहूं का जो उत्पादन है उसके लिए धरातल कैसा होना चाहिए? समतल धरातल या ढाल युक्त धरातल उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, क्या है? समतल धरातल वाला या ढाल युक्त जो धरातल होता है वो क्या होता है आपके लिए आवश्यक माना जाता है। क्योंकि जो गेहूं की फसल है उसके लिए क्या है ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं होती है। मशीनों के द्वारा भी क्या है इसकी कटाई से लेकर बुआई से लेकर कटाई का जितना भी कार्य होता है वो क्या है आपका मशीनों के द्वारा होता है। इसलिए गेहूं का जो लगभग क्या है आपका धरातल है वो कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, जिसके कारण कटाई जब की जाती है तो उसकी मशीनों के द्वारा करने में क्या है समतल धरातल पे क्या है ज्यादा लाभदायक माना जाता है। आगे है आपका रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग। रासायनिक उर्वरक व खाद का प्रयोग। पांचवा है रासायनिक खाद व उर्वरक का प्रयोग। देखो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या है उर्वरक के रूप में क्या है गेहूं की फसल के लिए गोबर की जो खाद होती है वो क्या होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके साथ साथ क्या है खली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद और नाइट्रोजन, अमोनिया सल्फेट, ये क्या है नियमित रूप से अगर समय समय पर क्या है खाद दी जाए मिट्टी को जो गेहूं को, तो क्या हो जाता है उत्पादन है वो आपका बढ़ जाता है। क्योंकि गेहूं की जो फसल होती है वो क्या है जमीन के जो भूमि के पोषक तत्व होते हैं, उपजाऊ पोषक तत्व, उनको क्या है ये खींच लेती है। जब भी इसका उत्पादन किया जाता है गेहूं का, तो गेहूं क्या कर लेता है जितना भी आपका उपजाऊपन होता है भूमि का वो क्या है सोख लेता है गेहूं, जिसके कारण क्या होता है आपके जो खाद देने की आवश्यकता है वो इसके अंदर पड़ती है। तो अमोनिया सल्फेट, रासायनिक खादों में अमोनिया सल्फेट, नाइट्रोजन
हरी खाद, गोबर की खाद, खली की खाद, आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गेहूं की फसल भूमि की उपजाऊ भूमि के उपजाऊ तत्वों को सोख लेती है, इसलिए खाद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, खाद की जरूरत है वो पड़ती है। आगे लास्ट है आपका श्रम व पूंजी। श्रम व पूंजी की अगर बात करते हैं तो गेहूं के जो उत्पादन किए जाते हैं वो क्या है, बड़े बड़े फार्मों में क्या लगाए जाते हैं, जैसे उसको बोया जाने से लेकर कटाई तक क्या है मशीनों के द्वारा की जाती है, जिसमें आपके मशीन यंत्र में ट्रैक्टर है, कंबाइन है मशीनें हैं आदि का प्रयोग किए जाने के कारण क्या है, ये क्या है थोड़ी महंगी पड़ती है। किसकी तुलना में, चावल की तुलना में, क्योंकि चावल के लिए तो क्या होते हैं, सस्ते श्रमिक हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन जो गेहूं की फसल के अंदर बड़े बड़े जो फार्म में गेहूं अगर उगाए जाते हैं तो वहां उनकी कटाई करने के लिए क्या है आपका मशीनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि होती है गेहूं के लिए वो क्या होती है आपकी समतल होती है, जिसके कारण जहां भी ट्रैक्टर लगा दिया जाता है मशीनों की जो मशीनों के द्वारा कटाई की जाती है वो क्या होती है आपकी महंगी पड़ती है। तो श्रम व पूंजी अगला लास्ट कारक है, दशाएं हैं श्रम व पूंजी। श्रम की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि लगभग गेहूं की फसल बोए जाने से कटाई करने तक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये क्या है आपकी श्रम और पूंजी के अकॉर्डिंग। देखो दूसरा क्या है, शीतकालीन, जैसे गेहूं के लिए मैंने आपको बताया है कि आपका गेहूं है वो क्या है शीतकालीन पौधा है वो माना जाता है। शीतकालीन पौधे के साथ साथ क्या है, इसके लिए अगर माना जाए विश्व की कुल जनसंख्या का क्या है 50% भाग क्या है खाद्य आपूर्ति के अंदर ये क्या है आपका हिस्सा निभाता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया गेहूं, चावल,
व मछली, तीनों को क्या है खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है काम में लिया जाता है। लेकिन गेहूं अलग अकेला क्या है 50% जनसंख्या है गेहूं का भी क्या है प्रयोग करती है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गेहूं का ही प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, यानी विश्व की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसका आधा हिस्सा गेहूं का ही प्रयोग करता है। गेहूं की फसल की अगर विशेषता के रूप में देखा जाए तो ये क्या है शीतोष्ण कटिबंध का क्या है पौधा माना जाता है, और इसके अंदर क्या है कृषि की जो मध्य अक्षांश के क्षेत्र हैं आर्द्र भाग वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसके मुख्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश और आपका उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य है वो मिलते हैं। देखो ये तो मिटा देती हूँ, थोड़ा समझाती हूँ अभी। देखो जैसे ये आपका संपूर्ण ग्लोब है, ग्लोब पर बीच में से जो रेखा निकलती है वो आपकी भूमध्य रेखा है। साढ़े 23 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, फिर आपका 66 आ जाता है और ये आपका 90 आ जाता है, फिर 66 आ जाता है, फिर 90 आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध दिखाई दे रहा है, दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या है देखो मैं इसके विस्तार की बात कर लूं। अगर बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है आपकी जो गेहूं का जो उत्पादन है वो उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो 30 से 35 है। 30 से 35, ये 23 हो गया, लगभग यहाँ पे आपका 30 आ जाता है, 30 से 35 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तर की बात करते हैं तो 20 से 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री हो गया उत्तरी गोलार्ध में। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये भी दक्षिणी अक्षांश। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपका गेहूं है, अब वो कौन सा पौधा माना जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा यानी आर्द्र। अब बात करते हैं ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर मैंने क्या कहा सीधा प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है, यहाँ पे आपका क्या है वर्षा भी अधिक होती है, और दोनों ही क्या है दोनों ही कारण ना तो अधिक तापमान की जरूरत है और ना ही अधिक वर्षा की जरूरत है। तो ये जो क्षेत्र है आपका बीच वाला ये क्या है आपका भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो हिस्सा है उसके अंदर गेहूं की जो पूर्ति होती है वो क्या होती है होती तो है लेकिन बहुत कम होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध का पौधा माना जाता है। जहां पे जलवायु शीतोष्ण होगी मतलब जो जलवायु के अंदर नमी होगी, यानी भारत के अंदर अगर देखा जाए विश्व के अंदर देखा जाए तो ऋतु चक्र है वो चलता रहता है, 6 महीने की गर्मी 6 महीने की रात्रि। तो ये पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है वो क्या है ऋतुओं का निर्माण करती है। तो इस तरीके से देखो हमें अपन को यहाँ पे क्या समझना है 20 से 40 डिग्री, यानी शुरू कहाँ से हो रहा है यहाँ से,
इस क्षेत्र से, और इधर 30 से और 35 इसी क्षेत्र में। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पे वनस्पति गेहूं की फसल है, वो इस क्षेत्र में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इस पौधे को कौन सी जलवायु की जरूरत है? शीतोष्ण जलवायु की। ऐसे तो क्या है, अगर इनकी ऋतुओं की अगर बात करते हैं तो आपका एक तो क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, एक है आपका मतलब शीत ऋतु के अंदर बोए जाने वाली गेहूं, और बसंत ऋतु के अंदर बोए जाने वाली फसल गेहूं। इस तरीके से दो किस्मों के अंदर इसको बांटा। आगे बढ़ाऊंगी वो चीज। ये चीज समझ लो कि यहाँ पे अगर उत्पादन अगर देख रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है 20 से 40 डिग्री, ठीक है, 20 से 40 डिग्री के अंदर ही आपकी मिलेगी। और इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो आपकी कौन सी है? शीतोष्ण। इसलिए आपका क्या है, इस क्षेत्र के अंदर जो फसल बोई जा रही है वो कौन से जलवायु की हो गई? शीतोष्ण जलवायु की। ऐसे ही इस क्षेत्र में भी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऊपर जाएंगे तो आपकी ध्रुवीय या शीत जलवायु, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आप ऊपर की ओर जाएंगे तो बहुत ज्यादा ठंड होगी, शीत जलवायु है वो मिलेगी। तो इस तरीके से आपका गेहूं के लिए क्या कहा गया है, एक तो क्या है इसकी विशेषता के रूप में मैंने कहा शीतोष्ण जलवायु का, शीत जलवायु का क्या है, ये पौधा है। दूसरा क्या है आपका, ये चीज नोट कर लेना, शीत जलवायु का पौधा है। दूसरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांशों पर कृषि की जाती है। किसकी कृषि? गेहूं की कृषि। और क्या है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 50% हिस्सा है वो किसको खाने, जो गेहूं है उसको खाने के रूप में क्या है प्रयोग में ली जाती है। तो इस तरीके से क्या है, गेहूं के आपकी गेहूं का जो पौधा है वो इसकी विशेषता के रूप में दिखाई देते हैं। अब क्या है, गेहूं की फसल को बुआई के समय के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा जाता है। बुआई के समय के आधार पर, यानी कि जब उसकी गेहूं की बुआई की जाती है, देखो गेहूं की बुआई के समय के आधार पर दो भागों में बांटा है। अब बुआई के समय के आधार पर दो भाग कौन कौन से, अभी बताया था मैंने कौन कौन से दो भाग। एक तो कौन सा हो गया, बसंत ऋतु का, दूसरा क्या है, शीतकालीन गेहूं का। तो पहला हो गया है शीतकालीन गेहूं, दूसरा बसंत कालीन गेहूं। दो हिस्से हो गए। अब शीतकालीन गेहूं जो है उसकी क्या विशेषता होगी, शीतकालीन गेहूं के अंदर क्या है, ये क्या है आपका शीत ऋतु के अंदर बोई जाने वाली फसल है, जो शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो काट ली जाती है। इससे नमी के आधार पर क्या है, इसे दो भागों के अंदर बांटा गया है। शुष्क क्षेत्रों में अगर बोई जाती है तो क्या है, आपकी जो गेहूं होते हैं वो चिमड़ा होते हैं, मतलब थोड़े क्या हो जाते हैं, शुष्क होने के कारण जो चिमड़ा हो जाते हैं, और आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाते हैं
उनको क्या कहा जाता है, नरम गेहूं कहा जाता है। और इससे क्या है, पर्याप्त नमी व पाला रहित दशाओं के अंदर क्या है, आपकी ये फसल है वो उत्पादित होती है। और विश्व में क्या है, 80% गेहूं शीतकालीन किस्म का ही माना जाता है। तो एक इसकी उदाहरण दे देती हूँ। शीतकाल में, शीत ऋतु में यह गेहूं बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। 80% गेहूं शीतकालीन ही होता है, या शीतकालीन गेहूं अच्छा माना जाता है। इसके दो प्रकार हैं, ग्रीष्म शुष्क, शुष्क व आर्द्र। आर्द्र में बोए जाने वाले क्या होते हैं, नरम गेहूं होते हैं, जिनका उत्पादन क्या लगभग लोग क्या है 90% लोग हैं वो नरम गेहूं। आर्द्र जो क्षेत्र के अंदर आपके गेहूं का उत्पादन किया जाता है उसी का क्या है प्रयोग में लेते हैं। दूसरा आपका बसंतकालीन गेहूं, जो क्या होती है बसंत काल के अंदर ही बोई जाती है। दूसरी है बसंत कालीन गेहूं, इसमें बसंत ऋतु में गेहूं बोया जाता है, इसलिए बसंत कालीन गेहूं कहा जाता है। इस तरीके से क्या है, गेहूं की बुआई के आधार पे क्या है, गेहूं को दो भागों के अंदर बांटा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका बसंतकालीन गेहूं है वो दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। पहला हो गया आपका शीतकालीन, शीत ऋतु के अंदर बोया जाने वाला क्या है शीतकालीन गेहूं, बसंत काल में बोया जाने वाला बसंतकालीन। इस तरीके से क्या है शीतकालीन की अगर आगे बात करते हैं तो शीत ऋतु के आरंभ में क्या है बो दिया जाता है, और जैसे ही आपका अप्रैल मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के महीने में क्या है इसको काटना शुरू कर देते हैं। और शीतकालीन गेहूं है उसको अगर क्या है दो हिस्सों के अंदर रखा गया है, शुष्क और आर्द्र। शुष्क है वो क्या होता है चिमड़ा, चिमड़ा गेहूं होता है, मतलब चबाने में अच्छा नहीं होता है, वो उसको चिमड़ा कहा जाता है। और जो आर्द्र क्षेत्रों के अंदर बोया जाता है वो क्या है शीतकाल के अंदर जो बोया जाता है वो क्या होता है आपका थोड़ा नरम होता है। तो 90% लोग हैं इसी गेहूं का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है गेहूं के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में आज अपन ने अध्ययन कर लिया है। आगे अपन विश्व के संदर्भ में गेहूं का उत्पादन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।